तो बच्चों, ये है एक मैग्नेट के दो अपोजिट पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इनके बीच में एक सिलेंड्रिकल कोर है। इनके बीच में एक सिलेंड्रिकल कोर है और ये है उसका एक्सिस, लाइक दिस। और ये एक्सिस यहां पर कनेक्टेड है एक रोटर से। रोटर मतलब वो डिवाइस जो इस सिलेंडर को घुमा सकती है या घुमाएगी, तो ये इसका एक्सिस है। और हमने किया ये है बच्चों कि एक कंडक्टिंग वायर ली है जिसको इस जगह कनेक्ट किया, उसके एक किनारे को यहाँ पर कनेक्ट किया और कनेक्ट करके इस तरह से ले गए और ऐसे उसके बहुत सारे टर्न्स बना दिए इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के चारों तरफ, लाइक दिस। और जब वायर खत्म हो गई, ओके अमूल्य, जब वायर खत्म हो गई तो उसके दूसरे किनारे को लाकर यहां पर कनेक्ट कर दिया इस एक्सिस के साथ। कंडक्टिंग वायर से n टर्न्स बनाए हैं। कितने टर्न्स? n। तो ये है दो एक्सट्रीम एजेस ऑफ दैट वायर। फिर बच्चों, जहां पर भी ये एजेस कनेक्टेड हैं उसके ऊपर ये है S1 और S2, S1 और S2 स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स क्या होती हैं बच्चों? इसे आप ऐसे समझें, जैसे ये बताइए कि आपको नजर आ रहा है, मैंने एक पेन पकड़ा हुआ है, पेन और फिंगर नजर आ रहे हैं सब बच्चों को? जल्दी से लिखना चैट बॉक्स में। तो इस तरह से होती है बच्चों स्लिप रिंग की। जैसे मेरी फिंगर है और मैं इस फिंगर से इस पेन को इस तरह से पकड़ लूं, लाइक दिस, ऐसे पकड़ लूं, तो अब आप इस पेन को यहां से ले जा नहीं सकते, ना ये नीचे गिर रहा है ना ये कहीं जा रहा है, लेकिन हाँ आप इस पेन को घुमा जरूर सकते हो, है ना? घुमा सकते हो, आराम से रोटेट कर सकते हो। तो ऐसे जंक्शन को स्लिप रिंग्स लिखा गया है। ये रेगुलर कांटेक्ट में होंगे इस तरह से, S1 S2 ऐसे कांटेक्ट में होंगे उस कंडक्टिंग वायर के एक्सट्रीम एजेस के, लेकिन साथ साथ जब ये सिस्टम घूमेगा तो ये जो यहाँ पे जंक्शन बने हुए हैं वो कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये सिस्टम आराम से घूम सकता है। इस तरीके के जंक्शन को स्लिप रिंग्स नाम दिया गया है। और एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए, फर्दर कनेक्शन के लिए यहाँ पे दो ब्रशेस, ग्रेफाइट ब्रशेस, फर्दर कनेक्शन के लिए, एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करने के लिए B1 B2 ग्रेफाइट ब्रशेस। B1 B2 ब्रशेस हैं जहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल सर्किट को लाके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक अप्लायंस को लाकर कनेक्ट किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे होगा, ये डायग्राम बन गया सब लोगों का? जल्दी से बताओ। ये कंस्ट्रक्शन था जो मैं कह रहा था, ये कंस्ट्रक्शन था। आप इस तरह से लिखेंगे कि देयर इज अ सिलेंड्रिकल कोर with a cylindrical axis connected to a rotor, and rotor will rotate the cylindrical core,
N turns are made with a conducting wire, and extreme edges of the conducting wire are under the junction slip rings S1 and S2, where the further B1 B2 graphite brushes are connected for external connection. And this arrangement is between two opposite poles of a magnet as shown. ठीक है जी, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी ही आपको, आप आराम से इसको रोक रोक के लिख लेना, जो भी छूटा हो अपनी लैंग्वेज में सब लिखना है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो बच्चों होगा ये कि चलिए मान लेते हैं कि इनिशियली जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो लूप बने हुए हैं इनका एरिया इनके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो किसी टाइम टी पर या किसी टाइम टी पर अगर हम देखें कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका सिंबल मैं थीटा ले लेता हूं। तो एट टाइम टी फ्लक्स लिंक्ड विद द आर्मेचर, आर्मेचर किसको कहते हैं, ये आर्मेचर है जो लूप्स बनाए हैं, एन टर्न्स बनाए हैं सिलेंड्रिकल कोर पे। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जिसमें किसी कंडक्टिंग वायर से एन टर्न्स बना दिए जाते हैं, फिर वो अरेंजमेंट घूमता है और उससे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह जनरेट होता है, तो ऐसे अरेंजमेंट को आर्मेचर कहते हैं। जो घूम रहा है उस हिस्से को आर्मेचर कहते हैं। तो कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा आर्मेचर से, तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, तो मैं थीटा एंगल लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में, और एन टर्न्स है, तो फ्लक्स होगा एन बी ए कॉस थीटा। बच्चों थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बेसिकली हम ये मान लेते हैं कि जो रोटर है, ये रोटर इसे जब घुमाएगा इस तरह से, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएगा, तो टी टाइम में कितना घूम जाएगा उसको हमने लिखा ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जितना घूम जाएगा उतना ही एंगल हो जाएगा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए थीटा की जगह मैं नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर रहा हूं एन बी ए कॉस, थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं ओमेगा टी। तो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। किसी को कोई ट्रबल हो यहां तक तो जल्दी से बता दो। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन लिखा है, उसके बाद हम वर्किंग लिख रहे हैं इसकी। क्या पढ़ रहे हैं हम, एसी जनरेटर, हेडिंग है एसी जनरेटर या एसी डायनेमो, कुछ भी कह सकते हैं आप, एसी जनरेटर या एसी डायनेमो, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, और ये है वर्किंग। तो टाइम टी पर कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा आर्मेचर के साथ, तो हम कहेंगे फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, थीटा को लिखा है ओमेगा टी। एनी डाउट, एनी डाउट टू एनीवन? You all know induced EMF is d phi by dt. Induced EMF is d phi by dt. So it's d by dt of phi, where phi is nba cos omega t, where omega is the angular velocity of armature provided by rotor. So E is equal to minus nba t by dt of cos omega t. So E is equal to minus nba, you all know d by dt of cos is what? Also you will apply the chain rule here, d by dt of omega t. So E is equal to minus minus plus nba sin omega t, and d by dt of omega t, omega is the coefficient, d by dt of t is 1, that is omega only. So E is equal to nba omega sin omega t, induced EMF
जो जनरेट होगा आर्मेचर से, दैट विल बी NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, जिसको हम सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, जिसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, या चलो तभी लिख दूंगा जब ई नॉट आएगा। अभी ऐसे लिख देता हूँ कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो विल से कि ई मैक्सिमम हो जाएगा जब ये साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ई को ई मैक्स करना है तो साइन ओमेगा टी भी अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पर पहुंच जाए, एंड यू नो कि वो होगी 1। सो ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, NBA ओमेगा। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, E इज इक्वल टू NBA ओमेगा की जगह मैं E मैक्स लिख सकता हूँ। E इज इक्वल टू E मैक्स साइन ओमेगा टी। ये E क्या है, ये E है इंड्यूस्ड ईएमएफ। बच्चों ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर आया, जो आर्मेचर से आया, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। जो S1 और S2 स्लिप रिंग्स के नीचे जो एजेस हैं, जिस वायर से पूरा लूप बना हुआ है, ये पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ इस लूप से जनरेट हुआ है। तो इस लूप की शुरुआत होती है S1 के नीचे से और ये S2 के नीचे खत्म होता है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ S1 और S2 के नीचे जो एजेस, एक्सट्रीम एजेस ऑफ वायर हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं कि दिस इंड्यूस्ड EMF will this induced EMF will be the potential difference. This induced EMF will be the potential difference between S1 S2 लिख दो या B1 एंड B2 लिख दो, क्योंकि जो S1 और S2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वही B1 और B2 के बीच का होगा। B1 B2 आपने S1 S2 से ही दो कनेक्शन निकाले हैं, जिससे कि एक्सटर्नल डिवाइस को ले जाके वहां पे कनेक्ट कर सको। This induced EMF will be the potential difference between B1 and B2। इसीलिए ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है, यही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा B1 B2 का। इसलिए B1 और B2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो E मैक्स को मैं V नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे E की जगह V लिख दिया तो E मैक्स की जगह V मैक्स लिख दिया। और किसी भी चीज़ की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को आप ऐसे V नॉट, E नॉट, I नॉट ऐसे लिख सकते हो। तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V ले लिया और मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V नॉट ले लिया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस B1 और B2 के अक्रॉस आएगा। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि कोई भी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस जब मैंने कनेक्ट किया तो इसका एक कनेक्शन यहाँ B1 से कर दिया और एक कनेक्शन B2 से कर दिया। तो जो B1 और B2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस को भी मिल जाएगा, एंड दैट विल बी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल है ये ऑसिलेट करेगा, मतलब टाइम के साथ साथ ये भी पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो फॉर एग्जांपल B1 पॉजिटिव है तो B2 नेगेटिव है, पहले इस तरह से है। और आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, B1 नेगेटिव हो जाएगा और B2 पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा आएगा कि पोलैरिटी बदलेगी, एक बार वो पॉजिटिव एक बार वो पॉजिटिव, इस तरह से ऐसे पोलैरिटी बदलेगी। तो ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। और इससे जो आने वाली करंट होगी, सिंस I इज इक्वल टू V बाई आर, तो जो B में चेंजेस आ रहे होंगे वैसे करंट में भी आ रहे होंगे। तो इससे जो आने वाली करंट होगी वो भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, और ऐसी करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ऐसी करंट को हम
ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। बोलो समझ में आया क्या? आपका डेरिवेशन और डिस्कशन यहीं पे खत्म हो चुका है। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी।